देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों के ऊपर बरसाए गए लाठी के बाद कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जो संकल्प लिया गया है दोस्तों वैसा ही किया गया। बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री को दिखाए गए काले झंडे और मोदी सरकार के मंत्री का हुआ जोरदार तरीके का विरोध। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने जो दिया है आंकड़ा और जिसे चुनाव आयोग गलत बता रहा था दोस्तों, दोनों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिससे राहुल गांधी का पक्ष हुआ है मजबूत। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्रंप ने फिर दी है धमकी और 5 घंटे में मोदी को धमकी देकर सीज फायर करवाया गया था। इस तरीके का एक बड़ा दावा करते हुए फिर से हड़कंप मचा रहा है ट्रंप। बताएंगे क्या है पूरा बयान दोस्तों। इसी के साथ में भाजपाई नेता के परिवार के व्यक्ति का ही कर दिया गया एनकाउंटर। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने अब इस मुद्दे को लेकर भी बवाल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश के छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए और जो सरकार ऐसा ना कर पाए उसे टाटा अलविदा बाय बाय बोल देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी घोटाले के मामले को लेकर दोस्तों हजारों की संख्या में छात्रों ने एकत्रित होकर जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। टेंट के अंदर हजारों छात्र रात के अंदर विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक से खबर सामने आती है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है, छात्रों को भगाया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद पूरे बल का दुरुपयोग करते हुए छात्रों को हिरासत में लिया गया और कई सारे छात्रों को पीटा गया दोस्तों। इसके बाद पूरे आंदोलन को समाप्त कराने की कोशिश की गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन एनएसयूआई ने छात्रों का खुला सपोर्ट करते हुए कहा कि एनएसयूआई हर मोर्चे पर छात्रों की लड़ाई को और तेज करेगा, सड़क पर आंदोलन होगा और संसद में जवाबदेही तय की जाएगी। और तब से संसद तो अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन सड़कों का संघर्ष लगातार जारी है। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री जिनके अंतर्गत एसएससी आता है दोस्तों, वो गए थे बिहार के पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री बांटने वाले थे दोस्तों और उन्हें एक मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था दोस्तों। इसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे और भाजपा आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के लोगों को भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा किया गया था कि कोई विरोध ना हो दोस्तों। लेकिन एनएसयूआई के लोगों ने संकल्प लिया था तो विरोध तो करना ही था। इसके बाद खबर सामने आती है दोस्तों कि जैसे ही मंत्री जी का काफिला यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने जाता है दोस्तों, वैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग जाती है और इसके बाद एनएसयूआई के नेताओं ने पटना विश्वविद्यालय के अंदर अपने पूर्व छात्र संघ के प्रत्याशी शाश्वत शेखर के नेतृत्व में एनएसयूआई के साथियों ने मिलकर पटना यूनिवर्सिटी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए। बौखलाए भाजपाई युवा मोर्चा के नेता आकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगे दोस्तों। इसके बावजूद दौड़ते हुए काले झंडे दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता आगे की ओर बढ़े दोस्तों। एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो मंत्री के गाड़ी के सामने जाकर विरोध जता देता है दोस्तों। इसके बाद भाजपाइयों ने पकड़ने की कोशिश की तो और भी कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए दोस्तों। जैसे तैसे स्थिति को संभाला गया। इसके बाद थोड़ी हाथापाई भी हुई, लेकिन स्पष्ट तौर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम यहां विरोध दर्ज करवाने आए थे और हमने काले झंडे दिखाकर मंत्री को अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई युवा मोर्चा अपने संकल्पों को पूरी तरीके से मैदान में उतार रहे हैं दोस्तों, यानी जो कहा वो करके दिखा रहे हैं और सड़क पर लगातार मंत्री का विरोध जारी है। ऐसे में और भी कई सारे कार्यक्रम होंगे मंत्री जी के, तो हो सकता है वहां भी विरोध देखने को मिले। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे भी आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को इस तरीके से हटाए जाने का मुद्दा दोस्तों देश के अंदर काफी ज्यादा छात्रों को काफी बुरा लगा है और इसीलिए छात्र कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लेकर काफी नाराज है दोस्तों। और आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लेकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की ओर से सबसे संपर्क साधा जा रहा है दोस्तों। बीते दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के प्रमुख नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान दोनों वाम दलों ने उन्हें औपचारिक रूप से अपना समर्थन दिया है दोस्तों। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मेरी लड़ाई संविधान को बचाने, संविधान के मूल्यों को बचाने, उसकी नैतिकता को बचाने और उसकी परंपरा को कायम रखना है, यानी कुल मिलाकर संविधान को बचाए रखना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है दोस्तों। बी सुदर्शन रेड्डी ने सबसे पहले सीपीआई के महासचिव डी राजा से दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय अजय भवन में मुलाकात की थी दोस्तों। इसके बाद सीपीएम के महासचिव एमए बेबी से उन्होंने सीपीएम के राष्ट्रीय कार्यालय सुरजीत भवन में मुलाकात की थी और इसके बाद सीपीआई और सीपीएम के दोनों वाम दलों ने रेड्डी को अपना वैचारिक तौर पर समर्थन दे दिया है, यानी लेफ्ट पार्टियां पूरी तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। और 9 मार्च से पहले रेड्डी कई सारे लोगों से मुलाकात करेंगे दोस्तों और असम की पार्टियों से भी मुलाकात को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। यहां पर देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू से जब मिलेंगे तब क्या कुछ होने वाला है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करते हुए राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन बिहार के दरभंगा से यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों, और शाम होते होते राहुल गांधी की यात्रा सीतामढ़ी पहुंच जाती है। आपको बता दें कि पूरे दिन राहुल गांधी का काफिला मिथिला क्षेत्र में घूमता रहा दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रही और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी राहुल गांधी को रास्ते में ज्वाइन किया दोस्तों। और इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोला है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस दौरान बाइक पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ में रोड शो में शामिल हुए दोस्तों, और इंडिया गठबंधन के सारे नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ बाइक पर आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। और राहुल गांधी ने अपने हाथ में एक पोस्टर लिया हुआ था दोस्तों, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी ने सभी लोगों को संविधान भी दिखाया दोस्तों, और काफिला आगे बढ़ते बढ़ते जब और आगे पहुंचा दोस्तों, तो रोड शो में हर कोने से लोग आते हुए दिखाई दिए दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से खुद एक फोटो खींचा गया है दोस्तों, जिस फोटो में राहुल गांधी के साथ उनके बड़े भाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद है दोस्तों, और छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ में दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट पार्टी के नेता मौजूद है दोस्तों। उनके साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद है, और प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही है। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से रैली में लोगों को संबोधित किया गया दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी सिर्फ कर्नाटका की बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर नहीं हुई, हिंदुस्तान के 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी की गई। हमने काम शुरू किया है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग चुनाव में चोरी किया गया। हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर सबूत देश के सामने रखा, वैसे ही हम बाकी हिस्सों को लेकर भी सबूत सबके सामने एक एक करके रखेंगे। फिर राहुल गांधी आगे बोलते हैं कि मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? क्या संविधान पर यह हमला नहीं है? क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल स्पष्ट बोल रहे हैं दोस्तों। वहीं पर आगे कहते हैं कि बिहार में हजारों लोगों ने हमसे कहा कि हमने कई बार वोट डाला, लेकिन इस बार हमारा वोट काट दिया गया, नाम काट दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मार दिया। चुनाव आयोग अमीरों का वोट नहीं काट रहा है, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आपकी आवाज सुनाई दे, आपके बच्चों को उनके हक मिले, आपको अपनी जमीन की रक्षा करने का मौका मिले, आप पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाए, ये भाजपा नहीं चाहती है। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं गारंटी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। इस वोट चोरी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मदद चुनाव आयोग करता है। और राहुल गांधी जब यात्रा निकाल रहे थे दोस्तों, उसी बीच ट्रंप का एक बयान भी आ जाता है, जिसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर निशाने पर लिया है दोस्तों। राहुल कहते हैं कि आज ट्रंप ने बोला कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन करके 24 घंटे में सीज फायर करने को बोला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 24 नहीं बल्कि 5 ही घंटे में सीज फायर कर डाला। अब सवाल दोस्तों लोगों के मन में यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देती दोस्तों? नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? क्या चुप्पी साधना ही उनका जवाब है ट्रंप को? अगर आप भी मानते हैं कि इस पर खुलकर बोलना चाहिए, भारत की इमेज खराब हो रही है, अगर ट्रंप जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो नरेंद्र मोदी को खुलकर इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने एक और बात याद दिलाते हुए कहा कि संसद में चुपचाप एक कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो कानून की क्या जरूरत है? इस तरीके के कानून की क्या जरूरत है? मोदी सरकार में किसानों मजदूरों को पीट कर जेल में डाल दिया जाता है, युवा पेपर लीक के खिलाफ धरना देते हैं तो लाठियों से पीट कर अंदर कर दिया जाता है। देश के चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? ये कानून क्यों लेकर आया गया है? दाल में जरूर कुछ काला है। इसको लेकर एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि ये लोग नरेंद्र मोदी के वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने नए कानून बनाए जाने को लेकर भी उस मुद्दे से जोड़कर सबको एक साथ मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर संकेत किए हैं। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों। बुढ़ाना कस्बे में एक पंचायत बुलाई गई और कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ का विरोध किया गया दोस्तों। आपको बता दें कि पूरी खबर कुछ इस प्रकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता ने पार्टी के एक कार्यकर्ता के रिश्तेदार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में शामिल अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है दोस्तों। यानी बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार के व्यक्ति के साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई है दोस्तों, और एनकाउंटर किया गया है।
इसे लेकर अब भाजपाई जोरदार तरीके से नाराजगी जता रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की ओर से जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन अब बीजेपी वालों को समझ में आ रहा होगा कि फर्जी एनकाउंटर को लेकर खुशी मनाने का क्या दुख होता है। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार के मंत्रियों को तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मानो जनता ने फैसला ले लिया है कि सबक सिखाना ही सिखाना है। दरअसल हुआ यह है कि बिहार के नालंदा जिले में उस वक्त जोरदार हंगामा मच गया दोस्तों, जब ग्रामीण विकास मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी 7 बार के विधायक श्रवण कुमार अपने इलाके में ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए गए थे दोस्तों। एक एक्सीडेंट के मामले में मृतक लोगों के परिवार से मुलाकात करने और सांत्वना देने के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तब उन्हें ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से दौड़ाया दोस्तों और काफिले को लगभग 1 किलोमीटर दूर तक लगातार पत्थर फेंकते हुए और पीछे पीछे दौड़ते हुए जोरदार तरीके से विरोध जताया गया दोस्तों। कुल मिलाकर काफिले में जैसे तैसे बचकर निकल गए नीतीश कुमार के मंत्री दोस्तों, उनकी जान बची। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीण इस तरीके से नीतीश कुमार सरकार से क्यों नाराज है दोस्तों। इसे लेकर कुछ स्थानीय दावे ये बताते हैं कि मंत्री गए तो थे क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां पर स्थानीय लोग चाहते थे कि विकास के बारे में भी कुछ बोलकर जाए और जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जितने लोगों की जान गई है उन सबके लिए कुछ न्यायपूर्वक घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन मंत्री जी गए और धोती उठाकर वापस लौट रहे थे दोस्तों, तो उनका विरोध हो गया कि कुछ करके जाइए, लोगों को न्याय दिलवाकर जाइए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा गुजर रही थी दोस्तों, उस यात्रा में कुछ लोग अपने हाथ में एक पेपर लेकर खड़े थे दोस्तों। इस पेपर में लिखा हुआ था कि मुर्दा हूं मैं, मुझे जिंदा कर दो। ये वही सब लोग बताए जा रहे हैं दोस्तों जिनके नाम शायद लिस्टें काट दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन कुछ मामला इसी तरीके का नजर आता है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर लगभग 1:30 बजे रात तक ईडी की टीम ने छापेमारी की दोस्तों। यानी छापेमारी करने पहुंचे तो उनको लगा होगा कि जल्दी कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो वहां से वापस लौट जाएंगे दोस्तों, लेकिन जब छापेमारी करने पहुंचे तो 18 घंटे उनको घर में रेड मारना पड़ा, छापेमारी करना पड़ा दोस्तों। सौरभ भारद्वाज को बंद करके रखना पड़ा। इसके बाद 18 घंटे के बाद टीम वहां से चली गई दोस्तों। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी से कहा कि चोरों के साथ ईमानदारों के भी यहां पर छापा मारने से ईमानदार इंसान ईमानदार नहीं रहेगा। हालांकि जब मैंने आप लोगों के नारे सुने तब मुझे पता चला कि मेरा जीवन सफल हो गया है। जल्द ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगा। और उन्होंने अपना हौसला दिखाते हुए कहा है कि हम डटकर मुकाबला करेंगे, जैसे इतने सालों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ में दोस्तों आरएसएस के चंडीगढ़ वाले दफ्तर को लेकर अलर्ट भेजा गया है। आपको बता दें कि उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में आरएसएस का एक ऑफिस है, दफ्तर है, जिसे खुफिया विभाग की ओर से एक धमकी मिली है और पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर अलर्ट हो गया है। आरएसएस और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरएसएस के सीनियर प्रचारक प्रेम गोयल ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी दोस्तों। बीजेपी ऑफिस में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऑफिस में आउटर वॉल को ऊंचा करने के साथ ही कटीली तार लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। दफ्तर के चारों तरफ नाइट विजन कैमरा लगाने का आदेश जारी किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाएगी और आसपास के घरों के कैमरे को बुलेट प्रूफ रखने के लिए भी बोल दिया गया है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा लगाए गए प्रिविलेज मोशन को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सुधीर का प्रिविलेज मोशन का नोटिस विधानसभा के कार्यवाही का हिस्सा नहीं था। उन्हें नियम का हवाला देते हुए प्रिविलेज नोटिस लाना चाहिए था। इसे मीडिया और सोशल मीडिया को नहीं देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि वो चाह रहे थे कि मीडिया में माहौल बन जाए कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ चुका है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, शायद इसीलिए ऐसा किया गया हो। लेकिन अंततः फायदा कुछ बीजेपी वालों को मिला नहीं दोस्तों। स्पीकर ने इसे मानने से ही इंकार कर दिया है और वापस लौटा दिया। एक तरीके से अब कह रहे हैं कि दोबारा भी दाखिल करेंगे। हालांकि दोबारा दाखिल करने से मिलेगा भी क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के छात्र संघ के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, जहां पर वाम विद्यार्थी संगठनों ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है दोस्तों। दोनों संगठन जिसमें आइसा और एसएफआई ने कहा है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आइसा के अध्यक्ष और संयुक्त सचिव तथा एसएफआई के उपाध्यक्ष सचिव पद पर चुनाव लड़े जाएंगे, यानी अलग अलग पोस्ट पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई संगठन कैसे चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर भी अब जल्दी खबर सामने आने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर मुकाबला इस बार फिर से एनएसयूआई और एबीवीपी
बीजेपी के बीच में होगा, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला हो सकता है। जो भी जानकारी दोनों छात्र संगठन से जुड़ी आती रहेगी, अब तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि वो पटना के गांधी मैदान में समापन रैली नहीं करेंगे, बल्कि पटना में ही कार्यकर्ता अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने इस यात्रा का समापन करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी के साथ तमाम और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, सभी मिलकर ये समापन करने जा रहे हैं। कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एक बड़ी रैली करने वाला है दोस्तों, उसे लेकर एक तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद रहने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहता या फिर 2-3 नेता के पास कोई जरूरी और काम आ जाते हैं, तो फिर इस यात्रा के समापन के टाइम में बड़ी रैली कर पाना काफी मुश्किल है। और अभी जो खबर है उसके अनुसार अखिलेश यादव और डीएमके के नेता और कुछ नेता हैं दोस्तों, जो इस रैली में शामिल नहीं हो सकते, ये उनके द्वारा बताया गया है, क्योंकि वो किसी बड़े काम में बिजी हैं। इसीलिए पटना के अंदर इस कार्यक्रम को कॉल ऑफ किया गया है, यानी बंद किया गया है। इसकी जगह यात्रा का समापन अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास होगा और उसके बाद जब बिहार चुनाव को लेकर बिगुल फूका जाएगा दोस्तों, ऑफिशियल तौर पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, तब गांधी मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अभी पूरे कार्यकर्ताओं को हर जिले में एक्टिव कर दिया गया है और ये जरूरी था चुनाव के टाइम में ऐसा करना, ताकि कार्यकर्ता अपने अपने घर से निकले और लोगों से मुलाकात करे और आने वाले चुनाव को लेकर जनता से बात करते हुए बताए कि इंडिया गठबंधन उनके लिए किस तरीके का एक विकल्प हो सकता है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के तथाकथित नेशनल मीडिया के अंदर दोस्तों खाद को लेकर कोई खबर ही नहीं सुनेंगे कि देश के अंदर खाद की कमी है। कई राज्यों के अंदर किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं दोस्तों। चाहे हमने अयोध्या की तस्वीरें देखी थी, चाहे मध्य प्रदेश की तस्वीरें सामने आती है दोस्तों, लेकिन अब मीडिया वाले जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर गोदी मीडिया वाले, उसे बीजेपी के नेता ही उजागर करने में लग गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड में हुआ ये दोस्तों की यहाँ पर कलेक्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं बीजेपी के विधायक अपने समर्थकों के साथ में, खासकर जो वहां के स्थानीय किसान है दोस्तों उनके क्षेत्र के, उनके साथ कलेक्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं और कलेक्टर से बातचीत करते हुए खाद की उपलब्धता मेंटेन करने के लिए बोला जाता है दोस्तों। इस मामले पर कलेक्टर के साथ में विधायक की आपस में तू मैं हो जाती है और यहां तक कि गाली गलोच और अपशब्द तक बोले गए हैं दोस्तों। औकात तक की बातें भी सामने आ गई है। इसके बाद बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर आकर समर्थकों के साथ में हंगामा करते हैं और खाद की उपलब्धता की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को हाथ दिखाते हैं, मारने के लिए दौड़ते भी हैं दोस्तों। और इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की दोस्तों। कुल मिलाकर कलेक्टर के साथ में बीजेपी के नेता का विधायक का विवाद हो गया दोस्तों। और कारण आप लोग जानते हैं, खाद के कारण ऐसा हुआ है, जबकि खाद को लेकर देश में कितनी समस्याएं इसे बताने को देश का नेशनल मीडिया तथाकथित इस पर तैयार नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसान खाद के संकट से कई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कैसे कराई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कई लोगों के वोट काटे जाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने लगभग 18,000 के आसपास एफिडेविट यानी शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था। इस मामले पर अब स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि 3,919 टोटल शपथ पत्र दिए गए थे। एक भी शपथ पत्र मूल रूप में नहीं था, स्कैन की गई कॉपी मिली है। इनमें से कुछ की जांच पूरी हो चुकी है, कुछ की जांच जारी है। इसके साथ ही आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दी है दोस्तों। आयोग ने कहा है कि कानून के अनुसार गलत साक्ष्य देना एक अपराध है। कुल मिलाकर दोस्तों ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ताकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से डर जाए और इस तरीके की कोई रिपोर्टिंग ना करे कि यहाँ गलत था वहां गलत था। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग का काम है कि जितने भी एफिडेविट दिए गए उसके जांच करवाया जाए, इतने सारे लोग चुनाव आयोग में काम करते हैं दोस्तों, अगर ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, ये भी सवाल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को जितने भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से शपथ पत्र दिए गए हैं सबकी जांच करनी चाहिए, स्क्रूटनी करनी चाहिए और आंकड़ों के साथ बताना चाहिए कि जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें कोई अंतर है या फिर वास्तविकता है। अगर वास्तविकता है तो फिर एक्शन भी लेना शुरू करना चाहिए। ये होता है एक तरीका किसी इंस्टीट्यूशन के काम करने का दोस्तों, संस्था के काम करने का तरीका, ना कि धमकी दे दिया जाए कि ऐसा मत करिए, ऐसा करना भी अपराध हो सकता है, एफिडेविट लाकर दीजिए और ये उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता यानी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पिटाई के आरोप में बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति गर्मा गई है दोस्तों। आपको बता दें कि एसई को हटाने की मांग करते हुए, एसई पर कार्रवाई की मांग करते हुए करणी सेना के लोग पुलिस के सामने जाकर विरोध करने लगे और भाजपा के नेता को रिहा करने की मांग करने लगे। मुन्ना बहादुर सिंह को जेल से छोड़ो और जिस अधिकारी को पीटा गया था दोस्तों उल्टा उस पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, यानी एक अलग ही गंगा, उल्टी ही गंगा बहाई जा रही है। दो शब्द लिखकर
जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद अब अयोध्या के परमहंस आचार्य ने रामभद्राचार्य का समर्थन किया है दोस्तों। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य के बुधवार को एक वक्तव्य सामने आया है दोस्तों, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद के लिए जो कुछ भी कहा था उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। परमहंस आचार्य कहते हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं उनके कथनों का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। प्रेमानंद ने जो अपने उपदेश के दौरान कहा कि 100 में से 2-4 कन्या ही पवित्र होती है, ये राधा रानी जी का अपमान है। कन्या स्वयं साक्षात श्री का रूप होती है और वे राधा रानी के स्वरूप होते हैं, इसलिए लोग कन्या पूजन करते हैं। आप अपने मन से 25 साल 30 साल की लड़कियों को कन्या मत कहिए। शास्त्रों के मुताबिक 10 साल तक की बच्ची को ही कन्या कहा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों जो महिलाओं को लेकर एक बयान आया था प्रेमानंद महाराज का, उसे लेकर अब इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों, और शास्त्रों को आधार बनाकर भी दावे किए जा रहे हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ईडी अफसर से बीजेपी के नेता और फिर सरोजनी नगर के विधायक बने राजेश्वर सिंह ने लखनऊ की जाम नालियों और खस्ता हाल सड़कों का मामला योगी आदित्यनाथ के पास उठाकर बीजेपी शासित लखनऊ नगर निगम के साथ ही नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की मांग की है दोस्तों। राजेश्वर ने बुधवार को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए विधायक ने 2 पन्ने का पत्र भी सामने रखा है। उन्होंने आईएएस से नेता बने मंत्री बने अरविंद शर्मा के विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद लखनऊ के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जल जमाव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर? जितनी भी खबर आपने देखी उसमें से कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा है ये भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ज्यादातर खबरें देखना चाहते हैं दोस्तों, या फिर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की पूरी खबर होनी चाहिए और क्या दुनिया की खबरें भी कवर करें हम, या फिर इसी तरीके से सही है? जो भी आपको लगता है लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।